बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक पढ़ेंगे कुछ ऐसे होंगे, बहुत बुनियादी लेवल के होंगे, लेकिन आपने उनको कंसेप्चुअलाइज करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस पिक्चर से ज़रा स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर शॉपिंग मॉल का विज़िट किया होगा शॉपिंग करने के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ख़रीदने के लिए। तो जब हम इस तरह की मार्केट में जाते हैं तो हम जो चीज़ें लेके आते हैं वो रेडी टू यूज़ होती हैं, मतलब हमें उनको मज़ीद प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होती हैं और इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, और इसको हम गुड्स मार्केट कहते हैं। जो हमें खाने की अशिया मिलती हैं या जो कंप्लीट एक प्रोडक्ट रेडी टू यूज़ होती है। तो दूसरी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम फैक्टर्स मार्केट पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ गुड मार्केट में बात करते हैं। गुड का मतलब होता है चीज़ें, अशिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है गुड, बेटर एंड बेस्ट, और ये होता है गुड्स। तो आपने इसमें एक तो फ़र्क रखना है। गुड्स का मतलब होता है चीज़ें या अशिया, अशियाए ज़रूरत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये इसके मानी एक तो याद रखना है। तो इसमें हमारे पास जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, और वो इंडिविजुअल जो है बिलोंग टू कंज्यूमर या हाउस होल्ड। जो कंज्यूम करते हैं हम हाउस होल्ड कह सकते हैं। और इसमें बिज़नेस के लोग भी हो सकते हैं जो कि वो जो चीज़ें सप्लाई कर रहे होते हैं बिज़नेस माइंड के साथ। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी होती है जो कि वो भी चीज़ें यहाँ से लेती है। लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर इसका जो होता है वो इंडिविजुअल होता है जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है। तो मार्केट्स यूज टू एक्सचेंज फाइनल गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो चीज़ याद रखनी है, ये फाइनल है, इनमें आपको मज़ीद प्रोडक्शन की या उसमें अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट मार्केट्स एक्सचेंज कंज्यूमर गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये कहाँ पे, ये ऐसी एक जगह है, यानी कि गुड्स मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें आ भी रही हैं, यानी कि जिसको आप सप्लाई कहते हैं, सप्लाई साइड। और दूसरा, इससे मार्केट से लोग लेके जा भी रहे होते हैं, और इसको हम कहते हैं जो डिमांड, जिनकी ज़रूरत होती है वो लोग आए होते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है इससे लेके जाता है जो घर में चीज़ें इस्तेमाल करेगा, और बिज़नेस के लोग जो हैं इसमें सप्लाई करते हैं। तो ये आपने देखना है। और ये हमारे पास गुड्स मार्केट है। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज बाय बिजनेस सेक्टर एंड गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो इसमें अगर कैपिटल नेचर की कोई चीज़ है, अगर यानी कि मार्केट की लेवल को बढ़ा दिया जाए, तो कहीं पे अगर ज़मीनों का कारोबार हो रहा है, तो ज़मीन यानी कि ओवरऑल सेल हो रही है, या फिर जो है ऐसी मार्केट जिसमें जो चीज़ एज अ होल, मतलब उसको ऐसे नहीं है कि इस्तेमाल करने के एवज़ में उसकी सर्विस चार्जेस आप पे करें, बल्कि आप चीज़ को टोटली बाय कर लेते हैं। तो बाय करने के लिए कमोडिटी का लेवल चेंज हो सकता है। यानी कि इसमें आप कैपिटल गुड में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे मशीनरी टाइप की चीज़ें होती हैं, मशीन टाइप, तो वहाँ से इन्वेस्टर जो कौन होता है, वो भी बिजनेसमैन होता है, और जो लेके जाते हैं उसको मज़ीद यूज़ करते हैं, तो उसको भी बिजनेस में ही इस्तेमाल करना होता है, और उसको कैपिटल नेचर की गुड्स आप कहते हैं। और इसमें गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट की भी जो है इंटरेस्ट होते हैं, और गवर्नमेंट भी इससे चीज़ें लेके जाती है। यानी कि उसके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरियात हैं, उसलिए गवर्नमेंट ने अपनी एक फंक्शनिंग करने के लिए उन चीज़ों को ख़रीद के अपनी जो गवर्नमेंट जहाँ पे ऐसी डिपार्टमेंट्स जहाँ पे आपको लंच दिया जाता है या बाकी सर्विसेज दी जाती हैं, तो यहाँ से गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें फॉरेन सेक्टर भी होता है। कैसे कि एक मार्केट है, उसमें बिजनेसमैन आए, उन्होंने सेल की, यहाँ पे जो डिमांड करने वाला था उसने अल्टीमेटली यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि आगे चल के
जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो शिप के ज़रिए या बाय एयर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि गुड्स मार्केट से फॉरेन सेक्टर्स जो हैं वो वहाँ भी चीज़ें जाती हैं। ए प्रोडक्ट मार्केट हाउएवर डज नॉट इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि इसमें रॉ मटेरियल का बिजनेस नहीं होता है। जो गुड्स मार्केट है हमारे पास, इसमें रॉ मटेरियल या जिसकी मज़ीद प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है वो नहीं होती। However, does not include the exchange of raw material, scarce resources, factors of production। factors of production कौन से होते हैं? 4 हमारे पास factors of production होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। यानी इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर है, उसने अपने बिज़नेस को लेके चलना है, तो उसको लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक बिज़नेस माइंड होना या बिज़नेस की सोच रखने वाला होना, ये होता है। इनकी आगे चल के हम फैक्टर्स मार्केट में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये इसमें फैक्टर मार्केट, यहाँ पे गुड्स मार्केट में फैक्टर्स के लेन देन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें फैक्टर्स मार्केट और एनी अदर इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं होती, यानी कि जो दरमियानी चीज़ें होती हैं जिनकी ट्रेड करके आगे मज़ीद रीप्रोसेस किया जाता है, वो भी नहीं होती। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सचेंज इन प्रोडक्ट मार्केट ईच ईयर इज़ मेजर्ड बाय GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितनी भी हमारे पास गुड्स मार्केट में लेन देन होता है, इसका गवर्नमेंट जो हिसाब किताब रखती है उसको हम GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द डिमांड साइड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इंक्लूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें अगर हम बात करें कि ये हमारे पास गुड्स मार्केट है और इसमें जैसा कि हमने कहा कि एक सप्लाई साइड है जहाँ से मार्केट के अंदर चीज़ें आ रही हैं और इससे जो चीज़ें आउट हो रही हैं वो डिमांड साइड है। तो वो डिमांड साइड में इसमें क्या होता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जितनी की इन्वेस्टमेंट की उसकी एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की यानी कि जो बिजनेस मैन लेके जाएंगे फर्दर उसको वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स भी इसमें आते हैं, कंज्यूमर भी आते हैं, यानी कि हाउस होल्ड भी होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इससे चीज़ें लेके जाती है जो कंजम्पशन डिमांड वाली साइड पे होती है, और नेट एक्सपोर्ट आगे फर्दर होती है। द सप्लाई साइड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इज़ प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस सेक्टर। तो जो बिजनेस सेक्टर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है वो इसकी सप्लाई साइड को कवर करता है, यानी कि वो इस मार्केट की जितनी अशिया ज़रूरत होती हैं या मार्केट के अंदर जितनी डिमांड होती है वो सप्लाई करने वाले बिजनेसमैन होते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास ये प्रोडक्शन साइड है कि एक बिज़नेस ने ये चीज़ें प्रोडक्शन करना शुरू की, तो उस वक्त जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभी लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, चीज़ों का लेवल कम है। जैसा कि अभी आप देखें पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का एक जो पैंडेमिक की वजह से वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो स्टार्ट फेज़ में है, अभी उसकी इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही जितनी उसकी डिमांड है। तो इस वजह से ये जो गैप होगा इसकी वजह से प्राइसेस हाई हो जाती हैं। फिर जब ये प्रोडक्शन चलती जाती है और एक लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे डिमांड और प्रोडक्शन का लेवल मीट हो जाता है, अगर इस यहाँ तक जो गैप होता है इसमें जो उसकी रियल प्राइस से होती है, मतलब जितनी प्राइस होनी चाहिए उससे ज़्यादा चार्ज की जा रही होती है, यानी कि उतनी प्रोडक्शन होती नहीं, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस अप चली जाती हैं। जब उसकी प्रोडक्शन का लेवल ऊपर जाता है और डिमांड से बढ़ जाता है, यानी कि डिमांड का ये जो लाइन है नीचे से गुजरना शुरू हो जाती है, तो फिर इसकी प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं डिमांड को अगर हम Z से जो है वो इंडिकेट करें और जो प्रोडक्शन है उसको Y से, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही उसकी डिमांड है, उससे प्राइस जो है ये अल्टीमेटली इस प्रोडक्शन से अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने पहले भी बात की कि फैक्टर मार्केट के जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल
कैपिटल गुड्स और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसमें ये ऐसी मार्केट है जिसमें लैंड का इस्तेमाल जो है वो आता है, लेकिन लैंड का कारोबार नहीं होता, यानी कि ज़मीन को बेचने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि लैंड अगर किसी ने देनी है वो रेंट पे, जहाँ पे कोई किसान फसल उगा सके, या फिर ऐसी कोई बिल्डिंग जिससे कोई गोदाम टाइप जहाँ से बिजनेसमैन उसको रेंट पे ले सके, वो ऐसी लैंड भी हो सकती है। तो लेबर का मतलब क्या है कि ऐसी मार्केट जहाँ से पता चल सके कि अब भी हमें फ़र्ज़ किया एक सेटअप बनाया है जिसमें हम कुछ प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे मज़दूर चाहिए, मैनेजर चाहिए, सेलमैन चाहिए, हमें मार्केटिंग वाले चाहिए, हमें फाइनेंस के लोग चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लुक आफ्टर करने वाले, इसके अलावा हमें टेक्निकल लोग चाहिए। तो जिन लोगों की हमें ज़रूरत है वो हम कहेंगे उनकी लोगों की ज़रूरत अलग होती है और लोगों की सर्विसेज की ज़रूरत अलग होती है। तो यहाँ पे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अगर आप वैसे किसी इंसान को ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो वो तो वैसे कानूनन जुर्म है, कानूनन अलाउड ही नहीं है, तो होता नहीं है। अगर इस तरह की कोई चीज़ टोटल आप बाय करना चाहते हैं तो वो गुड्स मार्केट में होगी। तो जो उसकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि लेबर है, यानी कि जितने भी मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, उनकी आपको टाइम चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी लेनी है, 12 घंटे की लेनी है, जितनी भी आपको उनकी सर्विसेज चाहिए, तो वो लेबर की जो सर्विसेज हैं वो फैक्टर्स मार्केट में जो है आपको मुयस्सर होंगी। इसके अलावा कैपिटल गुड्स होती हैं, मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, इस तरह की कैपिटल नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको उनकी सर्विसेज मुयस्सर होती हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर कुछ माइंड के लोग होते हैं, जो बिज़नेस माइंड के लोग होते हैं, जो आपको आइडियाज़ देते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, या फिर जो खुद बंदा बिजनेस करने वाला बंदा होता है, वो खुद इन चीज़ों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए एक माइंड सेट के साथ बिजनेस करता है। ये सारे के सारे जो ट्रेडिंग होती है या इनकी जितनी भी लेन देन होता है वो फैक्टर्स मार्केट में होता है। अब ज़रा हम इसकी जो हमारे पास पैराग्राफ है इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि इसमें से कोई चीज़ हमारी मिस ना हो। मार्केट यूज टू एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड इंटरप्रेन्योरशिप है। फैक्टर्स मार्केट, उसी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर मार्केट जहाँ पे ये चारों चीज़ें डील की जाती हैं। आल्सो टर्म्ड रिसोर्स मार्केट, तो इसको आप रिसोर्स मार्केट भी कहते हैं। तो आपने कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फैक्टर मार्केट के बारे में तो हमने पढ़ा था, ये रिसोर्स मार्केट क्या होती है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फर्दर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसलिए इनको रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स ऐसी चीज़ होती है जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जैसे कि अब फर्ज किया कोई गैस के रिसोर्सेज हैं तो वहाँ से ज़मीन के नीचे से गैस निकलती है, तो उसलिए हम उसको कहते हैं कि क्योंकि वहाँ से गैस निकलती है, उसको फर्दर हमने प्रोसेस करना होता है, जिसको काबिल इस्तेमाल करना होता है और उससे कोई चीज़ बनती है। इसी तरीके से फ्यूल है, बाकी जो नमक की कानें हैं, सोने की कानें हैं, व्हाट्सएवर, तो ये सारी की सारी रिसोर्स मार्केट इसीलिए इसको कहा जाता है। इसके अलावा एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फैक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि जिसको सर्विस चाहिए वो आ जाएगा। यानी कि एक ऐसी मार्केट है जिसमें मज़दूर बैठे हुए हैं, आप अक्सर सिटीज़ में स्क्वायर पे देखते हैं जहाँ पे मिस्त्री बैठे होते हैं, मज़दूर बैठे होते हैं और काफ़ी सारी जो लेबर बैठी होती है, तो वो एक जगह बन जाती है, एक मार्केट बन जाती है। तो वहाँ पे अगर किसी को मज़दूर की ज़रूरत है तो वो उधर पहुँच जाएगा और जो उसने मज़दूरी करनी है वो भी उधर आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से डील करेंगे और वो जाके काम करवा लेगा और एक बंदा काम कर देगा, काम करने के एवज उसको मज़दूरी मिल जाएगी। नॉट द फैक्टर्स देमसेल्फ, तो फैक्टर्स का इटसेल्फ लेन देन नहीं होता। फॉर एग्जांपल द लेबर सर्विसेज ऑफ वर्कर्स आर एक्सचेंज थ्रू फैक्टर्स मार्केट, नॉट द एक्चुअल वर्कर, एक्चुअल वर्कर का नहीं होगा बल्कि उसकी सर्विसेज का लेन देन जो है वो फैक्टर्स मार्केट में किया जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग द एक्चुअल वर्कर्स आर नॉट ओनली स्लेवरी, ये एक गुलामी का नहीं है बल्कि इसके अलावा इट्स आल्सो द टाइप ऑफ एक्सचेंज दैट वुड टेक प्लेस थ्रू प्रोडक्ट मार्केट। तो अगर आपने इस तरह कैपिटल नेचर की चीज़ें बिल्कुल बाय करनी तो उसमें आपको प्रोडक्ट मार्केट में जाना पड़ेगा, नॉट फैक्टर मार्केट। मोर रियलिस्टिकली कैपिटल एंड लैंड आर टू रिसोर्सेज एंड आर लीगली एक्सचेंज थ्रू प्रोडक्ट मार्केट। तो अगर आपको लैंड और कैपिटल चाहिए तो ये प्रोडक्ट मार्केट में आपको मुयस्सर होते हैं और ये भी दोनों रिसोर्सेज ही हैं। द
सर्विसेज ऑफ दी, तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूँ, चलो यहाँ पे फैक्टर्स मार्केट में इनकी सर्विसेज अगर टोटल बाय करना चाहते हैं, बिल्कुल अपना ले बनाना चाहते हैं, उसको परचेज करके किसी की मलकियत ना रहे, तो गुड मार्केट में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ तक थे हम सर्विसेज ऑफ दिस। हाउ एवर एक्सचेंज थ्रू द मार्केट, द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एक्सचेंज थ्रू फैक्टर्स मार्केट ईच ईयर इज मेजर्ड बाय नेशनल इनकम। तो जितना भी फैक्टर मार्केट में लेन देन होता है, जिस तरीके से गुड मार्केट में जीडीपी से मेजर किया जाता है, जबकि फैक्टर मार्केट के अंदर जितना लेन देन या जितना कारोबार होता है उसको हम नेशनल इनकम के तौर पे मेजर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सारा का सारा फैक्टर मार्केट के मुतालिक। इसके बाद है कुछ अजम्पशन क्या होती है। अजम्पशन, चूँकि हम इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो इकोनॉमिक्स को जब भी पढ़ते हैं तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं कि ऐसा ही चलेगा, यानी कि कुछ चीज़ों को वो कांस्टेंट कर लेते हैं कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहें तो फिर ऐसे हो जाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया आपकी इनकम जो है वो 10,000 रुपये है, अगर आपकी इनकम 10,000 ही रहे और आज आप जो है एक बाइसिकल ख़रीद सकते हैं, और अगर ये जो आज हम बात कर रहे हैं ये 2020 और 2030 में अगर देखें तो ये 10,000 जो होगा, इन्फ्लेशन का रेट इसमें अज्यूम कर लें और सैलरी आपकी जो है या इनकम जो है वो फिक्स कर लें, इन्फ्लेशन रेट 10% कर लें, तो आने वाले टाइम में आप एक बाइसिकल नहीं बल्कि एक बच्चों वाली जो छोटी स्मॉल बाइसिकल है वो ख़रीद सकेंगे। तो यानी कि चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम की जाती हैं। ये जो अज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हैं और उस चेंज का इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इस तरह की जो हम अजम्पशन करते हैं वो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए अक्सर आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा चीज़ों को। इसके बाद है परफेक्ट मार्केट, यानी कि एक ऐसी मार्केट जिसमें जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो एक नहीं है, यानी कि वो बहुत सारे हैं और वो चीज़ें अपनी जो प्रोड्यूस करते हैं वो लेके आ जाते हैं और किसी की ये जुर्रत नहीं है कि वो मार्केट के अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके। यानी कि अगर ये इतने इंडिविजुअल हैं, इनमें से एक बंदा मार्केट में चीज़ें ना भी लेके आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एक इंडिविजुअल जिसको हमने नॉमिनेट किया ये पूरी मार्केट का इतना हिस्सा लेके आता है और बाकी सारे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके आते हैं, तो फिर तो ये परफेक्ट मार्केट नहीं होगी। यानी कि जो सप्लायर हैं वो इतना एक उसमें कंट्रीब्यूशन है कि वो एक इंडिविजुअल जो है वो मार्केट की प्राइस को जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की, तो यहाँ पे आपको पता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट आपको बिजली देना बंद कर दे तो आपकी मार्केट खाली, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि जी अभी लेट्स सपोज 20 रुपीज़ पर यूनिट आपकी प्राइस है, ये हम कर रहे हैं 40, तो लोग क्या करेंगे? कोई नहीं, सिवाय वो सोलर पैनल वगैरह के वो जो नॉर्मल थोड़ी सी प्रोडक्शन है वो हो रही होती है, वो तो पॉसिबल है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट अगर इस पर क्योंकि उसके पास मोनोपोली है, तो ये गवर्नमेंट के पास मोनोपोली, इसलिए हम इसको परफेक्ट मार्केट नहीं कहेंगे। अगर फर्स्ट की एक वेजिटेबल या एक राइस या एक ग्रेन मार्केट में आप चले जाएं, गल्ला मंडी वगैरह में, तो बहुत सारे लोग उसमें सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसी मार्केट जिसमें सप्लायर जो है वो इसको मैनिपुलेट ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट। रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच नो फार्म ऑफ कंज्यूमर और बिग एनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस। कोई उसमें कंज्यूमर या सप्लायर जो है इतना बड़ा नहीं होता कि वो मार्केट को अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सके। अच्छा, यहाँ पे हम जो फैक्टर्स मार्केट है उसको हम देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस क्या करती है? ये करती है बाय करती है फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। यानी कि एक बिज़नेस किसी ने सेटअप करना है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए रिसोर्सेज, वो लोगों से लेती है, यानी कि उसको लैंड भी चाहिए, उसको कैपिटल भी चाहिए, उसको वर्कर भी चाहिए और उसको बिज़नेस माइंड लोग भी चाहिए या बिज़नेस का एक आइडिया भी होना चाहिए। जब वो चीज़ें रिसोर्सेज उसको चाहिए, वो रिसोर्सेज लेगा, उसके बदले में क्या करेगा? मनी पे करेगा। अब ये जो मनी वो पे करेगा, तो जो फैक्टर मार्केट है, जो मज़दूर वगैरह लोग हैं वो क्या करते हैं, या हाउस होल्ड जो हैं वो सेल क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज को, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? ये जो मनी उसको मिला, उसने फिर आगे जो है रेंट पे किया, कुछ अपनी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी,
सर्विसेज वगैरह उसको मज़ीद जो चीज़ें चाहिए या जो मार्केट से वो चीज़ें ख़रीद लेगा। तो यहाँ पे बिज़नेस क्या कर रही होती है, जो अपने ही मज़दूर या जो काम करने वाले उनको सैलरी दी होती है, तो जब वो चीज़ें बनती हैं तो वो लोग उसको पैसे देते हैं वापस और चीज़ें ख़रीद लेते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर गुड्स सर्विसेज आ जाती हैं, यानी कि गुड्स मार्केट। और इसमें क्या होता है कि बिज़नेस वाले लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचते हैं और हाउस होल्ड वाले अपने यहाँ से आके चीज़ें खरीदते हैं। ये दोनों अपोजिट है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया वो अपनी सर्विसेज बेच रहे थे और पैसा ले रहे थे बिज़नेस से, तो यहाँ पे जाके चीज़ें उस बिज़नेस से परचेज़ करेंगे और पैसा वापस करेंगे। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फैक्टर मार्केट किस तरीके से फंक्शन कर रही होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम सारा डिमांड पे बात कर लेते हैं। डिमांड जो हमारा टॉपिक है काफ़ी वाइडर लेवल पे हम इसको बड़ा बारीकी से समझेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके जो है ना टच देंगे कि फ़र्ज़ किया डिमांड के अंदर डिमांड मार्केट का या डिमांड को एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एक होती है शार्टेज, यानी कि अगर जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि ये हमारे पास एक मार्केट है, यहाँ पे कोरोना वायरस का एक इशू है, तो अब जो है हमारे पास एक जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन यहाँ पे वैक्सीनेशन की है। अब यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो ऊपर है, यानी कि डिमांड बहुत है। अब चलते चलते यहाँ पे वो क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से जब तक ये टच नहीं हो जाते, यानी कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई उसकी हो जाएगी, ये नहीं है। तो जब तक ये इस यानी कि इक्विलिब्रियम ये जो लेवल है, यानी कि ये अगर हम इसको कहें इस लेवल से हम जब नीचे होंगे तो ये शॉर्टेज है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। और सरप्लस क्या होता है, जब इस इक्विलिब्रियम से लाइन से क्रॉस हो जाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि डिमांड कम हो गई और सरप्लस हो गया हमारा जो प्रोडक्ट है या सप्लाई है वो सरप्लस हो गई। अच्छा, प्राइस मैकेनिज़्म क्या है? किसी चीज़ की अगर फ़र्ज़ किया 10 रुपये प्रोडक्शन कास्ट है और उसकी कीमत मार्केट में चल रही है 20, तो इसका इंडिकेशन का मतलब ये है कि जो सप्लायर है उसको मज़ीद प्रोड्यूस करना है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और जो कंज्यूमर है वो ये सोचता है कि मुझे इसकी कंजम्पशन कम करनी है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम कर लें कि प्रोडक्शन थी उसकी 10 रुपये की और मार्केट में कीमत आ गई है 11 रुपये। अब जो है यहाँ पे ये जो प्राइस मैकेनिज़्म है ये हमें सप्लायर को या जो प्रोड्यूसर है उसको ये बताता है कि अब आपने अपनी प्रोडक्शन को कम कर लेना है। और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो देखता है जो पहले 20 रुपये की चीज़ मिल रही थी अब 11 की है, वो अपनी डिमांड को बढ़ा देता है। तो ये एक स्टेज आती है जिसमें एक इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाते हैं, यानी कि जितनी डिमांड उतनी सप्लाई हो रही होती है और प्राइसेस तब डिस्टर्ब होती हैं जब ये मैकेनिज़्म, यानी कि या तो सप्लाई या तो फिर डिमांड, इन दोनों में से कोई चीज़ बढ़ती है या कम होती है तो फिर उसकी प्राइसेस पे भी इफ़ेक्ट आता है और उन प्राइसेस को लेके बिजनेसमैन सोचता है कि मुझे क्या करना है। तो ये हमारे पास एक जो सप्लाई साइड है, तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड है, यानी कि यहाँ पे जब आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है, सप्लाई होती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब देखिए मैंने तो बहुत छोटा बनाया था ग्राफ, यहाँ पे आप ग्राफ देखें कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और जूँ आती है तो ऐसा ऐसा ये डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी फ्लक्चुएट हो सकता है और कुछ ऐसे भी हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो फिर इसलिए प्राइसेस बहुत हो जाती हैं। और ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, यानी कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा उस चीज़ की लग्जरी टाइप आइटम है या कोई ऐसी है कि जिसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइस का इतना फ़र्क नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें सप्लाई की मोनोपोली या परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है या जैसे भी है। तो क्वांटिटी और ये इस तरीके से जो है मैकेनिज़्म काम करता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाइन है। अच्छा, नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जो डिमांडेड गोज अप एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपकी फ़र्ज़ किया इनकम बढ़ती है तो आपकी उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। अगर इनकम आपकी कम होगी तो कंजम्पशन भी आपकी कम होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी उनको नॉर्मल गुड्स कहते हैं। दूसरी होती है उसके अपोजिट होती है इन्फीरियर गुड्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उन चीज़ों की इस्तेमाल कम हो जाता है, यानी कि एक इन्फीरियर का मतलब जैसे घटिया चीज़ें आप देखें कि लेट्स सपोज मार्केट के अंदर कई सारी चीज़ें लग्जरी लाइफ के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब देखें एक बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो साइकिल का इस्तेमाल कम कर देगा, क्योंकि उसकी अब इस्तेमाल उसकी इनकम बढ़ गई। अब वो क्या करेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा। उससे भी इनकम बढ़ी तो वो गाड़ी खरीद लेगा। तो इस तरीके से होता है। गिवन गुड्स होती हैं कि जो ये
इनफैक्ट जो होता है ये ऐसी चीज़ मौजूद है नहीं है, लेकिन इसका एक आइडिया है, कंसेप्ट है, जिसमें इन्फीरियर गुड्स का एक एलिमेंट होना ज़रूरी है। इन्फीरियर गुड्स तो लाजिम में होने चाहिए, लेकिन साथ में उसकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ती है, ये भी फैक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट इज़ ए रेयर टाइप ऑफ गुड सेल्डम सीन इन द रियल वर्ल्ड इन विच चेंज इन प्राइस काजेज क्वांटिटी डिमांड, यानी कि प्राइस ऊपर गई, क्वांटिटी भी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और है भी वो चीज़ इन्फीरियर गुड। तो ये एक जो कंडीशंस में रह के आपने गिफन गुड्स को अंडरस्टैंड करना होता है। कंडीशन को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये गिफन गुड्स का आप एलिमेंट से निकल जाएंगे। लेकिन गिफन गुड्स का भी कंसेप्ट जो है ये भी इन्फीरियर गुड्स की ज़मरे में ही आता है, यानी कि इन्फीरियर की ही एक टाइप होती है। टू चेंज इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जितनी प्राइसेस भी बढ़ी उसकी डिमांड भी बढ़ गई। और ये क्या कहता है, ये लॉ जो है वायलेट कर जाता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी उसकी डिमांड कम होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितनी जितनी उसकी प्राइसेस, यहाँ पे प्राइस का एलिमेंट लॉ ऑफ डिमांड में भी है, जितनी जिसकी प्राइस बढ़ेगी तो उतनी डिमांड कम होती जाएगी, और जितनी प्राइस उसकी कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये उसके अगेंस्ट चला जाता है गिवन गुड्स का जो कंसेप्ट है, यानी कि उसकी प्राइसेस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ये उल्टा हो जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन गुड्स रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, गुड्स मस्ट बी एन इन्फीरियर, यानी कि गुड एक इन्फीरियर गुड होनी चाहिए। सेकेंड, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर दैन द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इनकम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी आगे चल के हम देखते हैं। गिवन गुड्स is most likely to result when the good is a significant share of the consumer budget. इसमें margarine is a given good as compared to butter। तो बटर मुख्तलिफ है। गिफन जो यहाँ पे मार्गरीन है, ये मार्गरीन जो होता है ये सब्जियों से के ऑयल वगैरह से बना होता है, और बटर जो है ये बना होता है जो आपकी गाय है, दूध है उसके, गाय और भैंस उसके दूध से बनता है, यानी कि बटर, आप मक्खन जिसको कहते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अब सर्दियों में टमाटर की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब जो ही उसकी कीमत जो सप्लाई यहाँ पे अब जो आप ये कहते हैं कि स्कर्ज हो गई, उसमें कम हो गई। अब यहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई हो रही थी, अब इतनी सप्लाई होगी, और इसकी वजह से सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड तो उसी जगह पर रहती है और उसकी प्राइसेस अप चली जाती हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, या तो फिर उसका टमाटर का यूज़ छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केचप का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टमाटर से ही बना होता है केचप, तो केचप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट है। सम टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो प्राइसेस की या डिमांड के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है इसका। जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो होता है, सब्स्टिट्यूट अगर किसी चीज़ का नहीं है तो उसकी प्राइस जितनी भी हो लोग उसको बाय करेंगे, अगर उसकी शायद ज़रूरत में है तो। अगर वो अपनी डिमांड को अवॉइड करता है तो अलग बात है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन उसका है तो लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं, तो प्राइसेस इतनी जंप नहीं करती जब सब्स्टिट्यूट हो। यानी कि अगर फ़र्क किया, लाल मिर्च महंगी हो गई अब, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जून जुलाई अगस्त के महीनों में प्रोड्यूस होती है, तो अब उसकी कीमत ऊपर जाने की वजह से फंस गया। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि सब्ज़ मिर्च, अगर मार्केट में सब्ज़ मिर्च अवेलेबल है तो लाल मिर्च का कीमत कंट्रोल में रहेगा। अगर उसकी कीमत, सब्ज़ मिर्च की कीमत बहुत ऊपर चली जाती तो फिर क्या होगा, उसका सब्स्टिट्यूट रेड चिल्ली आ जाती है, तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है, यानी कि एक की कीमत बढ़ी तो लोग दूसरी तरफ जाते हैं, जिससे उसकी डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकम इफ़ेक्ट है। इनकम इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि आपकी फ़र्ज किया यहाँ पे एक होती है रियल इनकम, ये आपको समझना ज़रूरी है, रियल इनकम। एक होती है नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम। तो ये इनकम इफ़ेक्ट है। फ़र्ज़ किया हम 2000 यहाँ पे 10 की बात कर लेते हैं, 2010, और यहाँ पे 2020 की बात कर लेते हैं। अब एक बच्चे को मंथली अगर फ़र्ज़ किया पॉकेट मनी मिलता था 1000,
और यहाँ पे भी उसको मिल रहा है 1000। अब उसको ख़रीदना पड़ते थे पेन पूरे महीने में। लेट्स सपोज वो ख़रीदता था 10 पेन, तो उसको एक पेन पड़ता था, इट्स मीन कि 100 रुपीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि अगर हम कहें कि कीमत, आप ये कह लें कि कीमत फ़र्ज़ किया जो पेन है, यहाँ पे कीमत प्राइस कर लेते हैं, प्राइस अगर उसकी प्राइस थी 10 रुपीज़, अब वो 100 पेन खरीद सकता था, अब यहाँ पे उसकी कीमत हो जाती है 20, तो अब वो 50 पेन खरीद सकता है। यहाँ पे देखें उसकी इनकम वही रही, यानी कि जो लेवल है वो 1000 का ही रहा, लेकिन अब पहले वो 100 पेन खरीद सकता था महीने के अंदर, अब वो सिर्फ 50 पेन खरीद सकता है। तो ये इनकम इफ़ेक्ट है, यानी कि फ़र्ज़ किया अब पेन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ये 10 की बजाय हो जाता 5 का, तो अब वो 200 खरीद सकता था, यानी कि उसकी बाइंग पावर चेंज हो गई सिर्फ और सिर्फ प्राइस इसमें। और जो रियल इनकम होती है ये नेट होती है, इसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं होता। तो जब इन्फ्लेशन उसमें करती है तो इन्फ्लेशन अगर निकाल दें तो रियल इनकम होती है, यानी कि ये जो 2020 थी 1000 यहाँ 1000 यहाँ, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि 400 बढ़ चुका था इन्फ्लेशन इस पूरे पीरियड में, तो 600 अब उसकी पावर रह गई, यानी कि यहाँ पे 1000 उसकी रियल पावर थी खरीदने की, यहाँ पे 600 रह गई। तो ये इनकम इफेक्ट होता है। तो किसी टाइम मैं इस पे और भी एक आपको डिटेल में समझाऊंगा, मैथमेटिकली भी कैलकुलेशंस करके और भी। तो ये इनकम इफेक्ट होता है, और जिस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा, इस तरीके से इनकम का भी इफेक्ट होता है। और दूसरे नंबर पे एक और भी पहलू होता है। लेट्स सपोज एक बंदे की इनकम थी 10,000 और वो चीज़ें जो ख़रीदता था तो कीमतें हम फंस गया, ये 20 रुपीज़ की कोई चीज़ है, तो वो जितनी भी ख़रीदता है, अब लेट्स सपोज उसकी कीमत वो 10 यूनिट इसके ख़रीदता है और बड़ी एहतियात करता है कि मैं बाकी चीज़ें भी खरीदूँगा, मेरी सैलरी जो है या इनकम जो है वो 10,000 है। अब यहाँ पे उसकी इनकम जो है 1 साल के बाद या फ़ौरन ही बढ़ जाती है, या दूसरा बंदा एक ले लें जिसकी 20,000 इनकम है और चीज़ जो ख़रीदने जा रहे हैं वो उसी तरह 20 की ही है, लेकिन वो बंदा क्या है 10 की बजाय 15 ख़रीदता है। तो ये एक डिमांड पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि लोगों की इनकम का लेवल क्या है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं कोई चीज़, और जब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है तो लोग डिमांड कम करते हैं। जो चीज़ एक होती है और उसका सब्स्टिट्यूशन भी हो तो सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं, कीमतें ऊपर होने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये प्राइस इफेक्ट है, यानी कि लेवल अगर आपका एक ही रहा है, यानी कि 1000 आपकी जो 10,000 इनकम थी 2010 में, 10,000 थी 2020 में, तो फिर आप वो चीज़ें जो है कम खरीदेंगे जब आपकी इन्फ्लेशन उसमें हो चुका है और आपकी बाइंग पावर कम हो चुकी है। तो प्राइस इफेक्ट इसमें क्या होता है, जब दोनों आप उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि इनकम का इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, प्राइस कितनी हुई तो डिमांड कितनी हुई। अगर इन दोनों का इफेक्ट भी इसमें स्टडी करें तो इसको हम ओवरऑल कहते हैं प्राइस इफेक्ट, यानी कि प्राइस इफेक्ट में दो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट क्या होती है, यानी कि एक चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसकी कीमतें महंगी हो गई हैं या उसकी शार्टेज हो गई है तो दूसरी चीज़ आप उसके इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे हमने ये बनाया, एक तस्वीर ऐड है जिसमें बटर इज़ मेड फ्राम मिल्क और मर्जरीन जो है इज़ मेड फ्राम वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसमें अगर फ़र्ज़ किया बटर बहुत महंगा हो जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो होता है कम्प्लीमेंट्स, यानी कि एक चीज़ है जिसकी डिमांड के साथ दूसरी चीज़ की डिमांड भी बढ़ती है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आप लेफ़्ट शू ख़रीदेंगे तो राइट शू आपको ख़रीदना पड़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो कि फ़ाइनल प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि मज़ीद प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं, और रा मटेरियल होता है। रा मटेरियल जो होता है इसको आप जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिज़नेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं कैश क्रॉप्स विच आर नॉट यूज्ड एज फूड बट एज अ रॉ मटेरियल इन फैक्ट्रीज़। जैसा कि कॉटन है, कॉटन को डायरेक्टली इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और इसको फर्दर जो है कपड़ा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम डिमांड को मज़ीद आगे पढ़ेंगे। आप हार्वर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा
जो कोर्सेज़ होते हैं वो अवेलेबल होते हैं www.harvardacademy.com। और आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।